हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम मानव पोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिक के बारे में। अभी तक हमने मानव पोषण के बारे में पढ़ा था। मानव पोषण के बारे में पढ़ा कार्बनिक यौगिक के बारे में, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कार्बनिक यौगिक के बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया और विटामिन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के बाद हम पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिक के बारे में आज। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पहली क्लास में बताया था कार्बनिक क्या होते हैं और अकार्बनिक क्या होते हैं। ये पोषक तत्व, ये पोषण क्या होते हैं हमने बता चुका है पहली क्लास में। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं, ये जो हम ले रहे हैं, इन्हीं के बारे में। पोषक तत्व 2 टाइप्स होते हैं। हमने बताया था पहली क्लास में 2 टाइप्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, विटामिन एंड वसा। जबकि अकार्बनिक में आते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम पढ़ेंगे केवल खनिज पदार्थ के बारे में या मिनरल्स। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग में लिखेंगे मिनरल्स। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। मिनरल्स इसी को बोलते हैं खनिज पदार्थ है, खनिज तत्व, खनिज तत्व। ठीक है, या इसी को बोलते हैं खनिज पदार्थ। अब बात आती है खनिज पदार्थ में ऐसे कौन कौन से होते हैं। अभी सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये कौन कौन से होते हैं जो हम लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं जनरल सी बातें कि हम कौन कौन से कंपाउंड लिए थे। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट लिए। कौन कौन से लिए? कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद कौन से लिए? प्रोटीन। इसके बाद हम कौन से लिए? वसा। वसा को क्या बोलते हैं? फैट। इसके बाद हम क्या लिए? विटामिन। तो हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि इससे ऊर्जा नहीं मिलती। क्लियर? वैसे ही अब क्वेश्चन में आता है कि क्या मिनरल्स से या खनिज तत्व जो होते हैं उनसे हमको ऊर्जा मिलती है? तो क्या बात आती है कि मिनरल्स से ऊर्जा नहीं मिलती। हमने क्या बोला? मिनरल्स लेने से या खनिज तत्व लेने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, सबसे पहले। दूसरी बात, उससे भी पहले ऊर्जा लेने से पहले बात आती है क्या खनिज तत्व होते हैं उनका डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन होता है तो कहाँ होता है? ठीक है, जैसे कि हमने इनके बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और फैट यानी वसा लेते हैं, इसी को बोलते हैं लिपिड्स। तो इनको खाने से जब इनका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तब इसके बाद जाकर के हम क्या मानते हैं कि पूरी तरह से क्या है? डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जब इनका पूर्णतः डाइजेशन कंप्लीट होता है तब इसके बाद हमको उस डाइजेशन के बाद हमको क्या है? ऊर्जा मिलती है। वैसे ही मिनरल्स खाते हैं तो क्या उनका डाइजेशन होता है?
नहीं होता। तो बात आती है क्या हम मिनरल्स खाते हैं तो उनका डाइजेशन होता है या नहीं, तो क्या आंसर होगा, नहीं होता। तो ठीक है, हमने बताया कि इनको खाने से, इनको खाते हैं तो इनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद हमको ऊर्जा मिलती है। क्लियर है। दूसरी बात, जब मिनरल्स खाते हैं हम तो मिनरल्स का क्या है, डाइजेशन होता है, नहीं होता। जब मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है तो दूसरा क्वेश्चन आगे बनता है कि क्या मिनरल्स से, जब उसका डाइजेशन नहीं होता है तो क्या मिनरल्स से हमको ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती। क्लियर। और तीसरी बात, क्या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है, तो क्या बोलोगे, यस होता है। एक बार फिर से बता दूं, इसको रख कर जाऊं पहले, ठीक है। इसके बाद अपने टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे, डायरेक्ट टॉपिक में आ जाएंगे तो फिर सब कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने बताया कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, और वसा को हम क्या ले देते हैं, फैट और विटामिन। ठीक है। वैसे ही हम जो और ये खनिज तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स लेते हैं तो मिनरल्स ले लिए, कोई भी मिनरल्स हो गया, आयरन हुआ, क्लोरीन हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, क्लोरीन हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब हम मिनरल्स लेते हैं। क्लियर। ये क्या है, आयरन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक। यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। अब जो हम क्या लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट लिए, मान लो कि हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिए मतलब खा लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से होता है, ठीक है। और फिर जाकर कहाँ कंप्लीट होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब वैसे हम प्रोटीन लेते हैं तो इसका डाइजेशन कहाँ से होता है, पेट से, स्टमक यानी कि पेट। इसका डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, पेट में होता है, जाके कंप्लीट कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसके बाद जो हम फैट लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, इसका डाइजेशन कहाँ से होता है, ये छोटी आंत से ही होता है, और ये कहाँ कंप्लीट होता है, वहीं हो जाता है, ठीक है। अब जब ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है तो हमको ये तुरंत हमको यहाँ से ऊर्जा नहीं मिलती है कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ऊर्जा मिले। क्लियर है। अब मैं बताऊंगा ये क्या हुआ, यहाँ पर पाचन हुआ, यहाँ पर पाचन हुआ, कंप्लीट पाचन, ठीक है। अब जैसे हमने आयरन ले लिया है, आयरन लिया तो इसका डाइजेशन होता है, तो हम बताए कि नहीं होता। अब डाइजेशन ही नहीं हो रहा। क्लियर है। अब इसमें देखो, यहाँ पर किसी का डाइजेशन नहीं होता। बोलो सर इनका डाइजेशन क्यों नहीं होता, डाइजेशन उन्हीं पार्टिकल का होता है जो पार्टिकल्स या जो तत्व या जो पदार्थ बड़े बड़े होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है या ब्रेक डाउन होता है जो बड़े बड़े होते हैं। हम जो फूड खाते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े होते हैं। जबकि जो ये आयरन वगैरह होते हैं, जो हम ये खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे पानी में देखो, पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो घुले हुए होते हैं, तो उनका क्या ब्रेक डाउन तो करना संभव नहीं है। उनका ब्रेक डाउन करना संभव नहीं है, तो जब उनका ब्रेक डाउन करना संभव नहीं है तो उसका डाइजेशन कैसे होगा। डाइजेशन का मतलब है जो हम फूड खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होना। बड़े बड़े पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल में क्या है, ब्रेक डाउन होना, वही हो जाता है हमारा डाइजेशन। जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या होता है, वो डाइजेशन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। अब डाइजेशन हो गए, यानी कि बड़े बड़े मिनरल्स या बड़े बड़े पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं कंपाउंड, वो क्या है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। अब खाने के बाद, इसके बाद डाइजेशन का पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा।
जब हम खा लें तो हमको तुरंत ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसका क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। इसकी बात आती है, इसके बारे में हमने बताया, ये क्या है, विटामिन। विटामिन से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। इससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, और जो भी होता है पूरा कहाँ डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसका क्या होता है, अवशोषण। हमने क्या बताया, जो हम फूड खाते हैं उससे क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का कहे तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमने खाना खाया वो डाइजेशन हो गया उसका, उसके बाद हम उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारे एनर्जी वाले पार्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या है, वो एनर्जी हमारे सेल्स के माध्यम से पूरे बॉडी में चली जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया, सेल्स के माध्यम से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के पास जिसको जितना रिक्वायरमेंट होती है उसके पास वो एनर्जी चली जाती है। क्लियर। अब बात आती है कि क्या जब हम आयरन, जो हम ये मिनरल्स खाते हैं, इनका डाइजेशन होता है, नहीं होता, हमने यहाँ पढ़ा दिया। क्या इनका एब्जॉर्प्शन होता है, क्वेश्चन बनता है, क्या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या बोलोगे, यस होता है। क्लियर, इनमें सबका क्या करोगे, होता है। क्लियर है बात। क्यों होता है, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं बहुत छोटे फॉर्म में होते हैं, इस कारण से इनका डाइजेशन नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है बात। अब बात आती है कि जो हम खाते हैं वो मिनरल्स कौन कौन से हैं। क्लियर है, तो उनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्लोरीन पढ़ेंगे, आयरन पढ़ेंगे, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार फिर से रिवीजन करूंगा कि जो हम मिनरल्स खाते हैं, मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है और मिनरल्स से हमको ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या मिनरल्स का या खनिज पदार्थों का डाइजेशन होता है या पाचन होता है। तो आप क्या बताएंगे, खनिज पदार्थों का डाइजेशन या पाचन नहीं होता। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। तो क्या बोलोगे आप लोग, यस होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ लेता है कि मिनरल्स जो होते हैं, जो हम मिनरल्स लेते हैं, उनका डाइजेशन क्यों नहीं होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, क्योंकि मिनरल्स ऑलरेडी इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, जिस कारण से उनका डाइजेशन करना संभव नहीं है, बल्कि डायरेक्ट उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया, उसका डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्मॉल होते हैं। क्या उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, नहीं होती। क्या मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन होता है, यस, अवशोषण होता है। क्लियर है। अब विटामिन B3, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था, खनिज तत्व जो होते हैं, खनिज तत्व से ऊर्जा नहीं मिलती है ना। खनिज तत्व का अवशोषण होता है, जबकि खनिज तत्व का अवशोषण होता है जबकि इनका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले लिखोगे आयरन, आयरन Fe, इसको बोलते हैं आयरन, और ये हमेशा प्लस चार्ज में होता है। ठीक है, आयरन हमेशा प्लस चार्ज में होता है। तो पहले मिनरल्स क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, आयरन। अब बात आती है कि आयरन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। हमारे बॉडी में आयरन कहाँ कहाँ होता है, तो आयरन होता है ब्लड में होता है, RBC में होता है, और हीमोग्लोबिन में होता है,
ठीक है। आयरन कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ब्लड में, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में। क्लियर? मतलब आयरन हमारी बॉडी में इन तीनों जगह पाया जाता है। क्लियर? अब आयरन जो होता है ये दो फॉर्म में होते हैं। आयरन जो होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? दो फॉर्म में होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है? आयरन जो होता है Fe+2 के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा जो होता है ये होता है Fe+3। हमने क्या बताया? इसके पावर में +2, इसके पावर +3। क्लियर है? दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। क्या है यार, Fe+2 और यहाँ पर Fe+3। ठीक है? इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड Fe+2 को बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, जबकि Fe+3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इंग्लिश में लिखोगे तो लिख लो FeRROUS फेरस ऑक्साइड। ठीक है? और सही लिखा ना? ऑक्साइड की स्पेलिंग ये होगी OXYDE। ठीक है? जबकि फेरिक ऑक्साइड इसको लिखोगे FERRIC, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? अब ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है? मैंने क्या बताया? आयरन जो होता है दो फॉर्म में होते हैं, एक फेरस, दूसरा फेरिक। अब बात आती है कि हमारे शरीर में जो आयरन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? हमारे शरीर में जो आयरन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बात आती है ना कि भैया हमने आयरन पढ़ लिया, आयरन दो फॉर्म में होते हैं, एक फेरस ऑक्साइड में होता है, फेरिक ऑक्साइड में। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में कौन सा आयरन पाया जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि हमारे मानव शरीर में फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है? फेरस ऑक्साइड या Fe+2 आयरन पाया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब बात आती है कि बताओ ये हमारे शरीर में कौन सा पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड। अब हमको जो फेरस ऑक्साइड जो हमारे बॉडी में पाया जाता है ये क्या है? एक आयरन है। क्लियर है ना? अब ये आयरन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आयरन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ये लिखोगे, लिखो पहले। सेब में आयरन पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है, चना में भी पाया जाता है, सेब, चना, मटर, पालक। हमने क्या बताया? सेब, चना, मटर, पालक, इनमें क्या पाया जाता है? आयरन। और सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? सेब में। क्लियर है? हमने क्या बताया? हमारे बॉडी में जो आयरन पाया जाता है वो किस टाइप का होता है? फेरस ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में किस टाइप का आयरन पाया जाता है, किस प्रकार का आयरन पाया जाता है, तो क्या बताओगे? फेरस ऑक्साइड टाइप। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फेरस ऑक्साइड का या आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आप बताओगे सेब। क्लियर है बात? अब बात आती है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन जो है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या क्या दिक्कत होती है? हमको क्या समस्याएं आ जाती हैं कि आयरन की कमी होने के कारण कोई अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं? तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन नहीं होगा
तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयरन जो है हमारी, आयरन जो है किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? नहीं बन पाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड की कमी हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। मैंने क्या बताया? आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। जब हीमोग्लोबिन में होता है तो जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे तो ब्लड जो है ये नहीं बन पाएगा, और ब्लड नहीं बन पाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण, ब्लड नहीं बनने के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है तो अब यहाँ पूछेगा कि आयरन की, ब्लड की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आप क्या बताओगे? एनीमिया। क्लियर, यहाँ कोई भी अलग टाइप का एनीमिया नहीं होता है, बस यहाँ पर एनीमिया होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आयरन के बाद सोडियम। तो आप हेडिंग में लिखोगे सोडियम। मैंने बताया आयरन का सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स क्या होता है? क्या बताया हूँ मैंने? आयरन सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा स्रोत, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सेब। सेब के बारे में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि B9 नामक विटामिन, B9 जो विटामिन होता है सेब में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों को डॉक्टर B9 का टेस्ट करता है कि उनमें B9 की कमी तो नहीं है। अगर B9 की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है इनको सेब, फल फूल खिलाने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोडियम। सोडियम सबसे पहले लिखोगे सोडियम में, सोडियम कैसा होता है? ये नमकीन होता है। ठीक है ना, सोडियम नमकीन होता है तो हमको मिलेगा किसमें? नमकीन में मिलेगा, नमकीन खाने से मिलेगा, और समुद्री खाना खाने से, समुद्री फूड से हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नमकीन खाने से, समुद्री फूड खाने से हमको सोडियम प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये क्या कार्य करता है? सोडियम जो होता है ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, उनको क्या है? रेगुलेट करने का कार्य करता है। बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है। कौन? सोडियम। ठीक है, हार्ट में, हमारे हृदय के अंदर जो हमारा हृदय होता है उसमें खून पाया जाता है, यानी ब्लड पाया जाता है हार्ट में। ठीक है, हार्ट यानी कि हृदय में क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, और ब्लड के साथ क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं, NEURONS, न्यूरॉन्स। हमारे, मैंने क्या बताया? जो सोडियम होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसी होती है बताऊंगा आगे कैसे होती हैं। जो हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे होती हैं? जो हृदय होता है, हृदय में हमारे ब्लड पाया जाता है और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में जो सोडियम है कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में पाया जाता है और न्यूरॉन्स में पाया जाता है। हमारे हृदय में ब्लड भी होता है और न्यूरॉन्स होती है, तो हमारा जो सोडियम होता है ब्लड में पाया जाता है और न्यूरॉन्स में पाया जाता है। अब सोडियम की कमी हो जाएगी तो हमारे हृदय में प्रॉब्लम आएगी, न्यूरॉन्स जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी, जो तंत्रिकाएं होती हैं
उनमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। जो सेल्स होती हैं हार्ट की सेल्स, हृदय की हमारी जो सेल्स यानी कोशिकाएं होती है उसमें समस्या आ जाएगी। जो ब्लड होती है ब्लड की सेल्स में भी समस्या आ जाएंगी। इस कारण से कुल मिला के हमारे हृदय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जब अब मैंने बताया कि खराब तो नहीं होगा, मतलब कुछ समस्या आ जाएगी हृदय में। अब ये कैसे समस्या आती हैं, तो आगे लिखोगे सोडियम की कमी के कारण, सोडियम की कमी के कारण जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं, यानी कि ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो जाते हैं, जो रेगुलेट होती हैं। सोडियम क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो जाएगी, जो इनका बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सोडियम की कमी के कारण, यानी सोडियम क्या होता है, खारा होता है। तो सोडियम की कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में बीपी लो हो जाना, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की कमी हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर कई बार बोलता है किसी व्यक्ति को कि बीपी लो हो गया तो आप थोड़ा नमक खाइए, नमकीन चीज़ खाइए, जिससे कि आपका बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, लो नहीं होगा, है ना। तो यही कारण है, क्योंकि हम सोडियम किसे पाया जाता है, नमकीन में, समुद्री जीव में। सोडियम क्या करता है, हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करता है। क्लियर, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसमें इतना ही। अब अगला लिखोगे क्लोरीन, अगला लिखोगे क्लोरीन। लिखो क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है इसमें भी क्या होता है, ये समुद्री फूड और नमकीन खाने से ही हमको क्लोरीन प्राप्त होता है। क्लोरीन हमारे शरीर में HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके संश्लेषण में सहायक होता है। क्लियर है, ये क्लोरीन हमको किस में प्राप्त होता है, नमकीन खाने से और समुद्री फूड खाने से। और हमने क्या बताया, क्लोरीन क्या करता है, हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है इसको क्या करता है, संश्लेषण करने में सहायक होता है। ठीक है, HCl को संश्लेषण करने में सहायक होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनाने में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। तो आप क्या नाम बताओगे, संश्लेषण करने में मतलब उसको बनाने में सहायक होता है, सीधे सीधे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक हमारे यह लिख दिए क्वेश्चन आ जाए, मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी कि HCl के बनाने में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। तो आप क्या बताओगे, क्लोरीन। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। मैंने इनके बारे में डिटेल बता दिया। अगर मैं चाहता तो 1 लाइन में लिखवा देता, काम खत्म हो जाता। मगर जब आप लोग डिटेल पढ़ ही रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप लोग इनको समझे, इसके बाद फैक्ट रखने में समस्या नहीं होगी। आप लोग फैक्ट नहीं भूलेंगे। वरना आप फैक्ट याद कर लिए, 10 दिन नहीं पढ़े, दिमाग से निकल गई बात। इसलिए आप डिटेल में पढ़ लेंगे, इसके बाद फैक्ट रटेंगे तो आपको बड़े आसानी से फैक्ट याद हो जाएंगे। क्लियर है। क्लोरीन के बारे में हमने क्या बताया, कौन सा मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। तो आप क्या नाम बताओगे, क्लोरीन। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्लोरीन कहाँ होता है, यानी क्लोरीन कहाँ पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे, क्लोरीन हमारे बॉडी में ब्लड में पाया जाता है, पहला। दूसरा, क्लोरीन और कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है।
स्टमक में पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में, स्टमक के बारे में, तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्लोरीन HCl कैसे बन रहे हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी HCl बोल दिया मैंने, क्लोरीन। हमारे बॉडी में क्लोरीन कहाँ पाया जाता है। अब बात आती है इसकी कमी से क्या होता है। अगर क्लोरीन की कमी हो जाएगी तो हमें भूख लगना बंद हो जाएगा और मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे धीरे धीरे। जब कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारी मसल्स जो होती हैं बॉडी की, वो क्या करने लगेंगे, पेन करने लगेंगे, मतलब दर्द करने लगेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या होता है, क्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, भूख लगना बंद हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नीशियम। नेक्स्ट लिखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से क्या होता है, ये दूध में पाया जाता है मैग्नीशियम। सबसे पहली बात तो दूध में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ हम जो मैग्नीशियम ले रहे हैं, जो भी खनिज तत्व मिनरल से ले रहे हैं, तो हमको किससे मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो आप क्या बताओगे, दूध से और हरी सब्जी से। क्लियर? और इसके अलावा अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन वगैरह, तो उससे भी हमको क्या है, उससे भी हमको मैग्नीशियम प्राप्त होता है। क्लियर? अब बात आती है कि जो माँ का दूध होता है, जैसे मैंने दूध लिखा है ना, तो जब दूध लिखा है तो मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो क्या माँ के जो दूध होते हैं उसमें पोषक तत्व मैग्नीशियम नहीं प्राप्त होता है? तो माँ के दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु आयरन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। माँ के दूध में मैग्नीशियम पाया जाता है, बाकी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, मगर आयरन नहीं पाया जाता है। इसलिए माँ का जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, माँ के दूध को सारे पोषक तत्व यानी कि उसको भी संपूर्ण आहार नहीं बोला गया है। माँ के दूध में सारे पोषक तत्व नहीं पाए जाने के कारण माँ के दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहा गया है। क्लियर? अब बात आती है मैग्नीशियम क्या करते हैं। मैग्नीशियम का एक ही काम है, वो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम उनको सक्रिय करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एंजाइम की स्पेलिंग देख लीजिए, ENZYME है। ठीक है, और क्या करते हैं, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं उनको, उनके निर्माण में, उनको बनाने में हेल्पफुल कौन होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का दो काम है। क्या मैग्नीशियम का कार्य क्या है, पहला एंजाइम को एक्टिव करना यानी सक्रिय करना। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, हमारे भोजन में जाकर के क्या करते हैं, भोजन को डाइजेशन करने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को या फूड को तोड़ने का कार्य करते हैं। कौन, एंजाइम। एंजाइम सक्रिय कैसे होते हैं, जब हमको मैग्नीशियम प्राप्त होगा तभी हमारे एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विटामिन को एक्टिव कौन करता है। विटामिन जो लेते हैं हम, विटामिन, ये एक्टिव इनको कौन करता है। तो हमने बताया था अपनी क्लास में, विटामिन जो हम लेते हैं फूड के रूप में, वो उसको एक्टिव कौन करता है, सनलाइट। इसलिए बोला जाता है कि सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है। जबकि सच ये है कि जब तक हम विटामिन डी लेते हैं, जो विटामिन डी होता है वो सनलाइट, विटामिन डी में सनलाइट पाया जाता है, जबकि पाया नहीं जाता। विटामिन डी के जो हमको प्राप्त होते हैं, जो हम विटामिन डी के अंतर्गत जो भी हम कंपाउंड लेते हैं, उससे जो हमको विटामिन प्राप्त होता है वो एक्टिव तभी होते हैं जब सनलाइट हम लेते हैं, वरना हम विटामिन डी लेने से कोई फायदा नहीं जब तक सनलाइट हम
नहीं लेते। क्लियर है? अब बात आती है कि मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है, तो हमने बताया मांसपेशियों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, कहीं खुजली कहीं कुछ भी, क्यों? मैग्नीशियम की कमी के कारण। ठीक है, और क्या हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब होने लगता है या खराब हो जाता है। जब डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम को हम शॉर्ट में लिखते हैं Ca। ये कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे बालों में होता है, और हमारे नेल्स में होता है यानी कि नाखून में होता है। और कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। ब्लड पे लिख दिया, बोन्स। खून में पाया जाता है यानी हमारे ब्लड में पाया जाता है। हेयर हमारे बालों में पाया जाता है। नेल्स हमारे नाखूनों में पाया जाता है। टीथ हमारे दांतों में पाया जाता है। बोन्स हमारी हड्डियों में पाया जाता है। तो अब देखिए, जो कैल्शियम होता है कहाँ कहाँ, इतनी जगह पाया जा रहा है, हमारी बॉडी में इतनी जगह पाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो आप क्या नाम लिखोगे, कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, अब बात आती है जो कैल्शियम है किसमें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, दूध में, हेयर में, नेल्स में। तो हमको कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? हमको कैल्शियम किसके द्वारा प्राप्त होता है? जो हम मिनरल्स लेते हैं तो उनसे हमको, जो हम फूड लेते हैं हमको किससे, मिनरल्स नाम का जो कैल्शियम नाम का मिनरल्स है वो किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो हम खाना खाते हैं तो हमको किससे, हम क्या ऐसा खाएं कि जिससे हमको कैल्शियम प्राप्त हो? तो पहला है दूध से हमको कैल्शियम मिलता है। अंडे से हमको कैल्शियम मिलता है। केला से भी हमको कैल्शियम मिलता है। और पपीता से भी मिलता है। और फल, जो भी फल होते हैं उनको खाने से हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, दूध, अंडा, केला और पपीता। दूध, अंडा, केला और पपीता। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारी हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर रहती हैं। क्योंकि कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हमारे दांतों में पाया जाता है। दांत क्या होते हैं? हड्डी होती है, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसी कारण हमारे नेल्स भी खराब होने लगते हैं। ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, ब्लड में आ जाता है, खराबी आ जाती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण 3 बीमारी होती हैं। कौन सा? मैंने बताया था कैल्शियम जब कमी हो जाती है तो उसमें सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ये एडल्ट में होती है, ये बड़े लोगों में होती है, एडल्ट। ठीक है, इसमें हड्डियों में छेद होने लगते हैं। क्या होता है? हड्डियों में छेद होने लगते हैं। जब हड्डियों में छेद होने लगते हैं, हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद दूसरी बीमारी होती है ऑस्टोमलेशिया। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टोमलेशिया। और ये ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है? हड्डियां क्या होती हैं? बहुत कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, यानी कि कमजोर हो जाना। क्लियर? और तीसरी बीमारी हमने नाम बताया था रिकेटस। यही ना? रिकेटस में क्या होता है? ये बच्चों में होती है, और बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकेटस। ये किस में होती है? बच्चों में होती है। ठीक है, हमने क्या बताया? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जब बड़े लोगों में होती है तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जब छोटे लोगों में होती है तो उसे रिकेटस बोलते हैं। ठीक है,
दूसरी बीमारी हमने क्या होता है कि हड्डियों में क्या होने लगते हैं, छेद होने लगते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां टूटने लगती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्लोरीन, जो कि लास्ट। ठीक है, तो फ्लोरीन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो फ्लोरीन हमारे दांतों में होता है। जो दांत होते हैं ना हमारे दांत, दांत के निर्माण में सहायक होते हैं। फ्लोरीन जो होते हैं हमारे दांत के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसको लिखोगे फ्लोरीन Fl। फ्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप का मेंबर होता है। 17वें ग्रुप का मेंबर होता है। 17वें ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप। क्लियर है? हमने क्या बताया? फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप का मेंबर होता है और ये 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। और हैलोजन ग्रुप के अंदर कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बिस्मिथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, बिस्मिथ, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, बिस्मिथ, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये होते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप। इनको हम बोलते हैं 17वें ग्रुप। ऐसे बना होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये 17वें नंबर के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब हमने बताया फ्लोरीन, फ्लोरीन Fl, इसे लिख लो फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है? ये पाए कहाँ जाते हैं हमारी बॉडी में? दांतों में पाए जाते हैं। जो दांत होते हैं ना दांतों में जो एनामिल होता है, दांत जो हमारे दांत होती है, दांत की बाहरी परत, जो बाहर की लेयर होती है दांतों में, एनामिल, एनामिल यानी दांत की बाहरी लेयर में ये पाया जाता है। बाहरी परत में ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है फ्लोरीन का? हमारे दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। हमने क्या होता है? दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर है? अगर पानी के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है, अगर हमारे जो पानी पीते हैं जो उसमें फ्लोरीन ज़्यादा हो गया तो क्या होते हैं? हमारे दांत झड़ने लगते हैं। हमने क्या होता है? फ्लोरीन हमारे दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अगर फ्लोरीन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो दांत क्या होते हैं? हमारे झड़ने लगते हैं। क्योंकि ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फास्फोरस, थोड़ा सा पढ़ेंगे फास्फोरस, इसके बाद हमारा क्लास खत्म। फास्फोरस क्या होता है? पीएच फास्फोरस अब फास्फोरस जो है हमारे हड्डियों, मांसपेशियों, दांत और बाल के लिए क्या होते हैं? ये बाल में पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं, दांतों में पाए जाते हैं और बाल में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें क्या होता है? फास्फोरस हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? हड्डियों में, दांतों में और बालों में पाए जाते हैं। हड्डी, दांत और बाल। ठीक है, जब फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे बाल होते हैं, मैंने विटामिन के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे बाल क्या होते हैं? कर्ली यानी घुंघराले। जब हमारे बॉडी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होने से बाल क्या हो जाते हैं? घुंघराले हो जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है, प्रोटीन की मात्रा सही है, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सही तो बाल क्या होते हैं? स्ट्रेट यानी सीधे रहते हैं। तो बाल सीधे रहते हैं।
क्या बताया हमने? फास्फोरस हड्डी, दांत और बालों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में फास्फोरस हड्डी, दांत और बालों में पाए जाते हैं। जब हमारे बॉडी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है तो बाल हमारे क्या होते हैं? घुंघराले हो जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है, बराबर रहता है, तो बाल हमारे स्ट्रेट रहते हैं, यानी सीधे रहते हैं। वरना बाल क्या हो जाएंगे? घुंघराले हो जाएंगे। क्लियर है? या तो बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे या कुछ भी होने लगे, गिरने लगेंगे। तो इसके बाद बहुत सारे होते हैं, जिंक होता है, तो हम ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमको पढ़ाना था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।